सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, आई कैन डू एनीथिंग और द लिटिल थिंग्स, जिसमें हम लोग आत्म जागरूकता से संबंधित कौशल के बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे एक मनोरंजक कहानी जिसका नाम है मीनू ने बनाई रंगोली, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने ये सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती, और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था,
और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। Hello, Bouncy here. Now we will get to know about the various things that we can do to help ourselves and others as well. Let us listen to the rhyme. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. When I get up today, I go brush my teeth, I comb my hair so I feel clean and neat. When I get up today, I go brush my teeth, I comb my hair so I feel clean and neat. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I do the chores, they are not a bore. I clean the floor and mop up dirt and more. I do the chores, they are not a bore. I clean the floor and mop up dirt and more. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I walk the dog, I feed the fish, I pet the cat, I clean the bird's dish. I walk the dog, I feed the fish, I pet the cat, I clean the bird's dish. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. If the younger ones start to cry, I cheer them up and sing a lullaby. If the younger ones start to cry, I cheer them up
and sing a lullaby. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I study hard until the end, but also I play all day with my friends. I study hard until the end, but also I play all day with my friends. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. I help my parents whenever they need. I wash the dishes very happily. I help my parents whenever they need. I wash the dishes very happily. I may be a kid, I may be small, but there are many tasks and I can do them all. Your friend Bouncy is back. Today we will learn about many things that make us happy. Come on, let us listen to the jingle. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthdays, singing and cake, the little things are great. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthdays, singing and cake, the little things are great. When I go to the park, I am filled with joy. I love the grass, I love the slide, I watch the birds all fly. When I go to the park, I am filled with joy. I love the grass, I love the slide, I watch the birds all fly. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthdays, singing and cake, the little things are great. When it is my birthday, I am filled with joy. I play with friends, I get a toy, I'm a happy boy. When it is my birthday, I am filled with joy. I play with friends, I get a toy, I'm a happy boy. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthdays, singing and cake, the little things are great. When I hear a song, I am filled with joy. I dance and laugh, I sing and clap, music is a joy. When I hear a song, I am filled with joy. I dance and laugh, I sing and clap, music is a joy. There are little things that bring me lots of joy. Parks, birthdays, singing and cake, the little things are great. When Mom makes some food, I am filled with joy. I eat it fast, I love the taste, it never goes to waste. When Mom makes some food, I am filled with joy.
Covid ka naman dia kata मीनू ने बनाई रंगोली। ओह, चारों ओर कितना शोर है। राजा भी डर रहा है। आज क्या है? आज दीपावली है। दीपावली। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मैं रंगोली बना रही हूँ बस। आज दीपावली है। आज दीपावली है। दीपावली एक त्योहार है। यह रोशनी का त्योहार है। रोशनी का त्योहार क्या है? शाम को सब लोग दीप जलाते हैं। चारों तरफ बहुत रोशनी होती है, इसलिए इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। दीपावली पर लोग दिए क्यों जलाते हैं? इस दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। रावण कौन था? वह राक्षसों का राजा था। वह राक्षसों का राजा था। दीपावली के दिन लोग पूजा करने मंदिर में जाते हैं। हम सब एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। शुभ दीपावली मीनू, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। वाह, बढ़िया खुशबू। माँ मिठाइयाँ बना रही है। आओ चलें और देखें। रुको मीनू, मुझे थोड़ा शहद लाने दो। वाह, अब यह और भी मीठा हो जाएगा। मुझे त्योहार अच्छे लगते हैं। हमें खाने को मिठाइयाँ मिलती है। हमें पहनने को नए कपड़े मिलते हैं। हम लोगों से मिलते हैं और अपना घर सजाते हैं। सजावट क्या होती है? किसी भी जगह को सुंदर करना, जैसे हमारा घर, इस तरह। मैं भी सजाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। आओ बस चलो घर को सजाएं। मुझे त्योहार पसंद है चीनू।
मुझे सभी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। क्या और त्योहार भी होते हैं? हाँ, ईद है। हम ईद पर खास मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। लोग ईद के दिन इबादत करने मस्जिद में जाते हैं। हम इस दिन एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मुझे क्रिसमस भी अच्छा लगता है। यह प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस क्या है? ईसा मसीह का जन्मदिन है। लोग प्रार्थना करने गिरजाघर में जाते हैं। लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। क्रिसमस मुबारक, क्रिसमस मुबारक। एक और त्योहार है, इसे गुरु पर्व कहते हैं। इस दिन सिखों के गुरु का जन्मदिन मनाया जाता है। लोग अरदास करने गुरुद्वारा जाते हैं। हम बहुत से त्योहार मना सकते हैं। इसमें बहुत मजा आता है। हाँ, त्योहार खुशियाँ लाते हैं। मीनू, क्या तुम मेरे लिए भी नई पोशाक बना दोगी? जरूर बस, मैं दादी से तुम्हारे लिए नई पोशाक बनाने को कहूँगी। आओ उनके पास चलें। दादी, बस को त्योहारों पर पहनने के लिए नई पोशाक चाहिए। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम त्योहार मनाना पसंद करते हो? किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? दीपावली। तुम दीपावली पर एक दूसरे को किस प्रकार शुभकामनाएं देते हो? शुभ दीपावली कहकर। दीपावली पर पूजा करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में। ईद पर कौन सी मिठाई बनाई जाती है? सेवइयाँ। ईद पर तुम एक दूसरे को कैसे मुबारकबाद देते हो? ईद मुबारक कहकर। ईद पर इबादत करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। क्रिसमस कब मनाया जाता है? पच्चीस दिसंबर के दिन।
क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को किस प्रकार मुबारकबाद देते हैं? क्रिसमस मुबारक हो, क्रिसमस मुबारक हो बोलकर। क्रिसमस पर प्रार्थना करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में। सिख गुरुओं का जन्मदिन किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व के रूप में। गुरु पर्व पर प्रार्थना करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। चलो खाली स्थान भरें। ईद पर हम एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक। क्रिसमस मुबारक। शुभ दीपावली। ईद पर हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को कहते हैं क्रिसमस मुबारक। शुभ दीपावली। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। दीपावली पर लोग एक दूसरे को कहते हैं शुभ दीपावली। दीपावली पर लोग एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। ईद पर हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। दीपावली पर लोग एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। क्या अब हम मिलान करें? ईद, मस्जिद, दीपावली, मंदिर, क्रिसमस,
गिरजाघर। गुरु पर्व, गुरुद्वारा, ईद, मस्जिद, दीपावली, मंदिर, क्रिसमस, गिरजाघर, गुरु पर्व, गुरुद्वारा, दोस्तों, त्योहार पर मस्ती होती है। क्या तुम त्योहार मनाते हो? तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो कि तुम कौन कौन से त्योहार मनाते हो? अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के 2 पैर
पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हाइना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हाइना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है। रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िए बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िए होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िए भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है। इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है। और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल है। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था
अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 केजी तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन ये बेहद सुस्त होते हैं और धीमे चलते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं कछुआ की। कछुआ जिनकी कहानियां हमने बचपन में कई बार अपने किताबों में पढ़ी है, लेकिन आज हम जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बातें। कछुआ की पहचान इनके कवच से होती है जो बेहद मजबूत होता है। ये पैदाइशी होता है जो इनके पसलियों और नसों से जुड़ा होता है। ये कवच कछुए की शिकारी जानवरों से सुरक्षा करता है। कवच ऊपर से उभरा हुआ और नीचे से समतल होता है। खतरा महसूस होने पर कछुआ अपने सिर और पैर को सिकोड़कर कवच में छुप जाता है। कवच के ऊपरी भाग को कैरपेस और निचली भाग को प्लेस्टोन कहते हैं। कछुआ यानी टॉर्टोइस के 4 पैर होते हैं। इनकी चाल बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि ये धरती के सबसे धीमे प्राणियों में से एक हैं। जो स्टार टॉर्टोइज हैं ये काफ़ी धीरे सुस्त जानवर हैं और काफ़ी धीरे चलते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इनकी फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं मेल के तुलना में, और ये वेजिटेरियन होते हैं। ये अपना खाने में इन्हें सिर्फ फ्रूट्स और अलग अलग वैरायटी के वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इत्यादि दिए जाते हैं। पटना जू में स्टार टॉर्टोइज जो रखे गए हैं काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इनका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, वो अपेंडिक्स 1 के स्पीसीज हैं साइटिस के, और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये ड्राई एरियाज में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा पटना जू में कुछ टर्टल की भी वैरायटी हैं जो मेनली गंगेटिक रिवर में पाए जाते हैं, गंगा में पाए जाते हैं, और जिसमें सॉफ्ट सेल टर्टल है। इसके अलावा स्पॉटेड टर्टल भी हैं और ब्लैक टर्टल इत्यादि मेन हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। इनके दांत नहीं होते हैं। भोजन को चबाने के लिए प्लेट जैसे हड्डी का पट होता है। इनकी 318 से भी ज्यादा जातियां धरती पर हैं। इनमें ज्यादातर प्रजातियां जल में रहती हैं और कुछ जमीन पर भी रहती है। साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकती हैं। कछुआ अंडा देने वाला प्राणी है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 अंडे तक दे देती है। इनके बच्चों के निकलने का समय 90 से 120 दिनों का होता है। गर्म इलाकों में रहने वाले कछुओं का हल्का रंग होता है, जबकि ठंडे जगह रहने वाले कछुओं का रंग गहरा होता है। कुछ कछुआ शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी। जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, जबकि जल में रहने वाला कछुआ मछलियों और घोंघों से अपना पेट भरता है। एक स्वस्थ कछुए का जीवन काल 80 से 100 सालों का होता है। कुछ प्रजाति के कछुए 150 सालों से भी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। इनका वजन 15 से 54 किलोग्राम तक होता है। जिस कछुए के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाला कछुआ। उसे हम बोलते हैं इंडियन टेंट टर्टल। इस टर्टल को टेंट टर्टल इसलिए बोला जाता है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इसके कछुए के कैरेपस में, कछुए के ऊपरी भाग को हम कैरेपस बोलते हैं, नीचे वाले भाग को प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। सो
इसके ऊपरी भाग के ऊपर में आपको ये लाल रंग का घेरा दिखेगा, जो टेंट के जैसा आपको दिखता है, ये कवर करके रहता है, इसलिए इस कछुए का नाम इंडियन टेंट टर्टल रखा गया है। इसके बाद इंडियन पॉन्ड टर्टल या स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी कछुए की बिक्री अगर होती है पेट शॉप्स में तो इस कछुए का होता है, ये भी शेड्यूल 1 में आता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसका बदन काले रंग का होगा और इसके बदन के ऊपर में, इसके बॉडीज़ के ऊपर में आपको पीले पीले धब्बे दिखेंगे। ये काले रंग का होता है, आप देख सकते हैं। मजबूत कवच वाला, हड्डी के कवच वाला ये कछुए होते हैं। ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। इसके बाद जिस और कछुए की हम बात करते हैं जो सिर्फ ज़मीन में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ठीक है, या इंडियन स्टार टॉर्टोइस बोलते हैं। ये ज़मीन पे रहने वाला कछुआ है। ये पानी में डूब जाते हैं, इनको तैरने नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन पे रहने वाले हैं। इनके पैर जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, क्लॉज बने रहते हैं। और अगर आप इन कछुओं की बात करेंगे तो इनके पैर में झिल्लियाँ बनी रहती हैं। तो ये ज़मीनी कछुए और पानी में रहने वाले कछुओं को आप आराम से अलग कर सकते हैं कि इनके पैर में झिल्लियाँ नहीं होती हैं जो ज़मीन पे होते हैं कछुए। ये शेड्यूल 4 का जंतु है हमारा। विदेशी नस्ल का जो कछुआ है हमारे पास, जिसे रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं, ये भी पेट शॉप्स में काफ़ी मिलते हैं। ये हमारे भारतीय महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। इसको पहचानना बड़ा आसान है। रेड ईयर इसलिए बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कान के पास इसका लाल लाइन आपको दिखेगा, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर बोलते हैं। हार्ड कवच का कछुआ होता है और आसानी से पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये कछुए देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और अपने इंक्लोजर में ये काफी शांत और स्थिर रहते हैं। वैसे तो ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इनके इंक्लोजर के पास जरूर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ, लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? वो तो आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा,
आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।